हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार आप सभी से दोबारा से मिलने आ गया हूं मैं, आपका अपना मयंक सर। और बहुत दिनों के बाद क्लासेस लेने का मौका मिल रहा है बेटा। कुछ कारण थे, कुछ फैमिली टर्म्स थे, जिसकी वजह से मैं आपसे क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, होती रहेंगी। तो सॉरी उसके लिए, मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब से हम लोग रेगुलर क्लासेस में अटैच रहेंगे। और खासकर आप जो क्लास शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी पहली क्लास जो होने वाली है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो 9th के बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। आइए तो बेटा क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो आज चैप्टर की स्टार्ट हो रही है वर्क पावर एनर्जी के साथ, ठीक है बेटा। तो चैप्टर का नाम हमारा है वर्क वर्क पावर एंड एनर्जी। तो चैप्टर का नाम है बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो हम लोग पूरा एक रैंडम से कलेक्शन को लेके चलेंगे और इसको टुकड़ों में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का जॉनर जो है, जो पढ़ाने का स्टाइल, वो थोड़ा सा अलग होता है। और यही है कि वो हर बात एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए, कि फैक्टोरियल बातें करें, इधर उधर की बातें बहुत कम करें। तो मुद्दे पर आते हैं, वो समझाने का प्रयास करते हैं। वर्क, देखो बेटा, वर्क के बारे में अगर समझाना मैं शुरू करता हूं तो वर्क की जो हिंदी होती है वो होती है कार्य। कार्य का मतलब इन जनरल भाषा में हम बात करें तो वर्क का मतलब होता है काम करना। यानी जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो वर्क कर रही है क्या। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर तुमको समझाना चाहें तो वर्क जो होता है, अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूं तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इट इज a product of force, it is a product of force and displacement, ध्यान दीजिएगा। it is a product of force and displacement, यानी कहने का मतलब इस पॉइंट में इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। it is a product of force and displacement, यानी इन्हीं का पॉइंट अगर बनाना शुरू करेंगे तो अगला यह समझिएगा कि वर्क जो हमारा होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि W बराबर होता है F इंटू एस। क्या होता है भाई? W बराबर F इंटू एस। यहाँ पे बात समझिए, इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। अगर डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि चलिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान दो बेटा मेरी बात। यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या होगा? m। मास इसका है m। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाकर खींचना शुरू करूंगा, अगर मैं इसको खींच कर ले जाऊंगा, मैंने बहुत ताकत लगाई, जैसे ये है, एक डब्बा पड़ा, रस्सी बांध के खींचना शुरू कर दिया। जब मैं इसको खींच करके आगे की ओर ले जाऊंगा तो हो सकता है कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चढ़ करके यहाँ पे आ जाएगा। क्या इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई फोर्स करनी पड़ी? फोर्स लगाना पड़ा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? एस आगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। यानी W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू एस। ये बात समझ में आ रही है? आगे की ओर फोर्स लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट हमारा एस हो रहा है, तो W बराबर होता है F इंटू एस। आगे बात करना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। आगे बात करेंगे तो अपने आप में वर्क जो होता है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। यस, यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, जो हमारा वर्क होता है ना बेटा, वर्क, कार्य, वो हमारा वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, दिखता ये वेक्टर जैसा है, दिखता ये वेक्टर जैसा है, लेकिन होता क्या है? स्केलर। क्योंकि मैं क्लास 9th के बच्चों को समझा रहा हूं तो मैं 9th के लेवल पे ही रहूंगा, 11th के ऊपर नहीं जाऊंगा। क्योंकि 11th क्लास में भी वर्क पावर एनर्जी आता है, तो वहां पर भी बेसिक पढ़ाने के बाद एक लेवल ऊपर बढ़ जाते हैं। तो वहां पर चीजें और क्लियर होती हैं। सर इसके बारे में अगर और डिटेल में बात किया जाए, ध्यान दीजिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो इसमें कैसे लिखना चाहिए? W बराबर होता है F इंटू एस, और ध्यान रखिए इनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना चाहिए। नियमता तो यही है कि ये वाला चीज आपको पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन स्कूल में क्लास 9th में उतना ध्यान न देने की वजह से चीजों को रटा दिया जाता है।
क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ाया जाता है तो वहां पर वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है, और वेक्टर की प्रॉपर्टीज में बताया जाता है कि जब भी कभी हम किसी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, और यहाँ पे यही हो रहा है। फोर्स क्या है? फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब दो वेक्टर को आपस में क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उनका रिजल्ट कैसा आने वाला है? कि स्केलर आने वाला है। इसलिए जो वर्क हमारा होता है वो कैसा होता है? स्केलर होता है। आगे बात करते हैं, यानी एस आई यूनिट की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी एस आई यूनिट के बारे में बात करता हूं तो जो हमारे वर्ग की यूनिट होती है, मैंने शुरू से कहा है कि रटना काम है, समझ में आता है, बनाना आना चाहिए। अच्छा बताओ, फोर्स किसमें नापा जाता है? फोर्स नापा जाता है न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट किसमें नापी जाती है? मीटर में। ये हो गया न्यूटन मीटर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर। और या तो इसको न्यूटन मीटर कह लीजिए और या तो इसको जूल कह लीजिए, क्योंकि जो हमारा वर्क होता है वो किसमें नापा जाता है? जूल में ही नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? तो हम लोग ज्यादातर इसको क्या कर देते हैं? जूल लिख देते हैं। यहाँ तक क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? बेहतर तरीके से आनी भी चाहिए। ये क्लास 9th के लेवल के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 11th की बात नहीं कर रहा हूँ। तो खासकर जो 9th में केवल वही एक वीडियो देखेंगे तो बेहतर होगा। 11th वाले भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 11th वाले केवल इसका बेस समझने के लिए देखेंगे। यानी एस आई यूनिट यहाँ पर आ गई। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बेहतर। अगर समस्या नहीं तो इसके बाद शुरू होता है टाइप्स ऑफ वर्क। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वर्क की, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ वर्क की। देखो वर्क भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं तो पहला होता है पॉजिटिव वर्क। कैसा होता है भाई? पहला होता है पॉजिटिव वर्क। दूसरा कैसा होता है? दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। भाई अगर पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव भी होगा। और तीसरा कैसा होता है? जीरो वर्क। कैसा होता है भाई? जीरो वर्क। यानी वर्क हमारा तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। क्या यहाँ तक तुम सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? दोबारा सुनिए, वर्क क्या है? प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। ऑब्जेक्ट को मैंने खींच कर यहाँ लाया, डिस्प्लेसमेंट है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये लगाया है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, किसमें नापा जाता है? न्यूटन मीटर या जूल में। कितने प्रकार का वर्क होता है? तीन प्रकार का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही रखेगा, तभी ये वीडियो पहुंच गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 9th क्लास के ऊपर बहुत लोड नहीं होना चाहिए, इसलिए चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे और लगातार पूरी सीरीज को आप कंप्लीट करते हैं तो नो डाउट 101% आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। इतनी बात तो मैं आपसे कह सकता हूँ। फिजिक्स से भागना तो था ही नहीं कभी, वो तो स्कूल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीचरों के माध्यम से, इवन बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, कंडीशन बन जाती है जिससे बच्चे को डर लगने लगता है फिजिक्स से। कह रहे बाप रे बाप इतना टफ सब्जेक्ट है। टफ टफ ऑफ कुछ नहीं होता, सब आसान होता है, बस समझने और समझाने का अंतर आना चाहिए बस। अगर वो आप समझ गए तो बहुत आसान तरीके से चुटकी बजाते हुए चीज समझती है। क्लास 9th है, बेस मजबूत करना है तो लगातार जुड़े रहो और आगे देखो। तो बच्चों आज आपको सी लेक्चर के बारे में बताएंगे, वर्क पावर एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे। बहुत आपका समय नहीं खराब करूँगा। देखिए फालतू की बात करने के लिए बहुत समय है हमारे पास और आपके पास सुनने के लिए बहुत समय है, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेन फोकस है वो फोकस है सब्जेक्ट पे, सिलेबस पे, चैप्टर पे, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आपको वर्क के बारे में बता दिया है कि वर्क क्या होता है ना। वर्क के बारे में आपने समझा कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इन सब के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। अब जो शुरू करना था, जहाँ पे मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा, टाइप्स ऑफ वर्क, तो मैं सीधे वहीं से शुरू करूंगा और आपका समय नहीं खराब करना चाहता, इसलिए सीधे मुद्दे की बात करूंगा। यहाँ मैं बताऊंगा आपका टाइप्स ऑफ वर्क। ध्यान दीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे तो वर्क के तीन टाइप्स होते हैं। ध्यान दीजिए, तीन प्रकार का वर्क होता है, ठीक है। पहला जो कहा जाता है इसे कहा जाता है पॉजिटिव वर्क। ये होता है तुम्हारा बेटा पॉजिटिव वर्क।
दूसरा जो होता है वो तुम्हारा कहलाता है नेगेटिव वर्क। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है तुम्हारा नेगेटिव वर्क। और तीसरे वाले के बारे में अगर बात करें तो तीसरा वाला हो जाता है जीरो वर्क। वर्क जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक तुम्हारा पॉजिटिव होता है, दूसरा तुम्हारा नेगेटिव होता है और तीसरा तुम्हारा जीरो होता है। तीन प्रकार का वर्क होता है। ठीक है, अब एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यानी पहला यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव वर्क के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव वर्क के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, सबसे पहले यहाँ समझना क्या है पॉजिटिव वर्क कब होता है। ध्यान दीजिए, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो। ध्यान दीजिए, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो जाती है, तो हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। सपोज दैट, समझिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान देना मेरी बात को समझना। यहाँ पर मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने उसमें रस्सी बांधी और रस्सी बांधने के बाद उसको अपनी ओर खींचना शुरू किया। अब जब अपनी ओर खींचेंगे तो क्या होगा, अपनी ओर जब खींचेंगे तो फोर्स मैं इधर की ओर लगा रहा हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इधर की ओर ही खींचता हुआ चलाएगा, यानी दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ये देखिए एग्जांपल में डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए भाई कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास क्या m होगा, मास वगैरह m होगा। मैंने इसको आगे की ओर खींचना स्टार्ट किया, फोर्स लगाई है। तो जब इसको आगे की ओर खींचोगे तो कहाँ जाएगा, कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट खींच करके यहाँ चला आएगा। बोलो भाई, भाई यहाँ तक खींचोगे तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो फोर्स भी आगे लग रही है, फोर्स कहाँ लग रही है, आगे की ओर लग रही है। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, आगे की ओर ही हो रहा है। इसका मतलब ये है, अगर मैं नोट करके लिखाने वाली बात समझाऊं कि व्हेन द डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। देखिए ध्यान से, ये जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या दोनों सेम होती है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क के बारे में। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव वर्क के बारे में तो ध्यान दीजिए नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क के केस में तो नेगेटिव वर्क के केस में अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, डायग्राम के माध्यम समझिए। एक छोटा सा रैंडम एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखो, यानी मैं यहाँ पर सेटअप बनाने जा रहा हूँ नेगेटिव डायरेक्शन वाले केस का। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक वुडन ब्लॉक होगा। ध्यान दीजिए, एक मेरे पास वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे एक हमारी दीवार है, वॉल में हुक वगैरह लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पुली वगैरह लगा रखी है, पुली मतलब एक गिरनी लगा रखी है। एक पुली मैंने यहाँ लगा रखी है और एक पुली मैंने यहाँ पे लगा रखी है। एक रस्सी लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, रस्सी। एक रोप को लेके आते हैं, रोप ऐसे फंसाते हैं, रस्सी को लेकर के हम यहाँ आएंगे और ये रस्सी हमारी यहाँ पर बांध देंगे। अब मुझे एक बात समझाओ, क्या होने वाला है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, सामने दीवार है, दीवार में एक हुक लगा देते हैं, हुक मतलब चुल्ला जो हमारे यहाँ कहा जाता है, हुक लगाते हैं। तो यहाँ पर रस्सी इसमें बांधा ब्लॉक में, सामने गए, हुक में फंसाया और रस्सी को लेकर पकड़ते आ गए। अब मुझे बताओ, अगर यही कंडीशन में यहाँ रखूँ और मैं रस्सी को अगर खींचूँ तो बताओ क्या होगा। मैं ये पकड़ के रस्सी अपनी ओर खींचूंगा, ये लो, देख रहा है रस्सी आ रही है, देख रहा है। जैसे ही पकड़ कर रस्सी को खींचूंगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, क्या ये मेरी तरफ आएगा, क्या नहीं, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये भी आगे की ओर जाएगा। ये देखो यहाँ पे, यानी अगर तुमने इसको आगे की ओर खींचना शुरू किया
जैसे ही आगे फोर्स लगाओगे तो ये रस्सी आगे की ओर खींचेगी, और ये जब रस्सी आगे की ओर खींचेगी तो वुडन ब्लॉक कहाँ आएगा, ये वुडन ब्लॉक नीचे यानी पीछे की ओर डिस्प्लेस करना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है? फोर्स कहाँ लग रही है, आगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, पीछे। तो ये जो कंडीशन निकल के आती है, नेगेटिव वर्क की कंडीशन आती है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अपोजिट। हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान दीजिएगा, समझ में आना चाहिए, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। कैसा है भाई, ये अपोजिट है। तो जब दोनों की डायरेक्शन दोस्त कैसे होती हैं, दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है नेगेटिव वर्क। क्या कहा जाता है, नेगेटिव। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो लेक्चर बना हुआ है क्लास 9th के बच्चों के लिए ही बना हुआ है, तो उसमें 9th के हिसाब से ही डाटा दे रखा है। अदरवाइज क्लास 11th में थोड़ी यहाँ पे चीजें बढ़ जाती हैं, एंगल वगैरह आ जाता है ना। जब एंगल वगैरह आ जाएगा तो कहानी थोड़ी सी बदलती है और बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये 9th के हिसाब से 9th के बच्चों के लिए परफेक्ट कंटेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं होना। तीसरा और लास्ट अगर यहाँ दिख रहा होगा तो मैं आपको समझाऊं, तीसरा और लास्ट के बारे में अगर बात करें तो वो होता है जीरो वर्क। बहुत आसान होता है। जीरो वर्क के केस में एक कंडीशन काम कर जाती है, जहां पर थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। क्या होता है थीटा बराबर 90, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन जाता है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो जीरो हो जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ, जैसे इसका एग्जांपल समझ लिया, इसका एग्जांपल समझ लिया, और जीरो वर्क का भी एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसको समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ। कि चलो मान लेते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पे गया, और रेलवे स्टेशन में जाकर के मैंने कूली को हायर किया। कूली को हायर किया, मैंने कहा भाई साहब इधर आइए, और कूली को बुलाया कि भैया ऐसा है कि अभी हम लोग 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पे जाना है। ठीक है, कूली तैयार हो गया, तो मैंने जो हमारा लगेज था वो कूली के सर पे रखवा दिया। अब कूली को लेकर के मैं 1 नंबर पे गया आराम से, प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, सीढ़ी चढ़ा, ब्रिज को पार किया, सीढ़ी से उतरा, वापस 1 नंबर पे गया। अभी तक तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है। अब हुआ क्या कि वहां पर मैंने अपना कुछ काम किया, और काम निपटाने के बाद वापस उसी कुली को लेकर जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से लेकर के उसको वापस चले आए। 10 नंबर की प्लेटफॉर्म पे जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। इसके बाद कुली मुझसे पैसा मांग रहा है, तो मैं क्या पता क्या करूँ कि देखिए भाई साहब ऐसा है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है जीरो। कुली कह रहा है ये क्या हो गया, तो बता रहा हूँ कि देखिए हमारे फिजिक्स के नियम के अनुसार ऐसे ही होता है कि जो ऑब्जेक्ट कहीं जाता है और लौट करके उसी रास्ते से अगर वापस आता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, और यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है तो वर्क भी क्या हो गया, जीरो। और अगर वर्क जीरो हो गया तो पैसा किस बात का, विश्वास मानी कुली बहुत मार मारेगा, वही मार मारेगा, लेकिन बहुत भयंकर मार मारेगा। यहाँ देखो, जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ समझिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसका, कि ए पॉइंट पर हम उतरे हुए थे, ए पॉइंट से चल करके हम बी पे गए, यहाँ पर हमारा बी पॉइंट था, बी पॉइंट से चल करके हम सी पे आए, सी पॉइंट से चलकर हम क्या गए, डी पे निकल के आए। ठीक है, यहाँ तक सही था। तो मैंने कहा जितने पास में मैं गया था अब मैं वापस उसी पाथ पे चला आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं गया था घूम करके वापस वहीं आ गया। तो यही हमारा इनिशियल, यानी यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा स्टार्टिंग हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, एंडिंग हो गया। इसका मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या भाई, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो W बराबर F इंटू एस होना चाहिए, बोलो हाँ नहीं, यानी F इंटू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब W बराबर क्या हो गया, जीरो। ये लो, वही मार मारेगा पुलिस, समझ लेना। समझ में आया कि क्या होता है, पॉजिटिव में डायरेक्शन सेम होती है, नेगेटिव में डायरेक्शन अपोजिट होती है, और जीरो वाले केस में क्या होता है भाई, जीरो वाले केस में तुम्हारा थीटा बराबर
90 हो जाता है, ये केस निकल जाता है। तो यहाँ तो जितना मैंने आपको पढ़ाई टोटल जो चीज़ें वो वर्क के बारे में ही बताई है। इसके बाद अगला नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा एनर्जी और पावर एक साथ रहेगा। तो लगातार जुड़े रहिए और धीमे धीमे डेली लेक्चर अगर आ रहे हैं तो डेली आप पढ़ते रहिए, या किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट में, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या व्हाट्सएप, जहाँ जिसकी इच्छा हो वहाँ से वो हमें कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो लगातार लगे रहिए, पढ़ते रहिए और कोई बहानेबाजी मत करिए। ठीक है बेटा, बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आई होप सो। तो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं और क्लास 9th की सीरीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 9th की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, 2 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड है और आज हमारा ये तीसरा लेक्चर साथ में जोड़ रहा है। यानी मैं आपसे वर्क के बारे में बात कर चुका हूँ। क्लास 9th के लेवल के हिसाब से बात करें तो वर्क आपको जितना होता है उतना मैंने आपको बताया, और वर्क के बाद जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है एनर्जी। तो आज हम बताने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का हमारा पार्ट नंबर 3 है, यानी अगर मैं पार्ट की बात करता हूँ तो ये हमारा 3rd पार्ट यानी तीसरा वीडियो होगा, जो कि ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा चैप्टर एनर्जी के बारे में ही होगा। ठीक है, सॉरी, एनर्जी के बारे में होगा। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी के बारे में बताएं कि व्हाट इज एनर्जी। तो ध्यान दीजिए, एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को, है ना। एनर्जी यानी कार्य करने की क्षमता की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। बहुत कम शब्दों में समझिए और बेहतरीन तरीके से समझिए। बहुत बड़ी डेफिनेशन लिख देने से बहुत जल्दी नहीं आ जाएगा, कम शब्दों में अच्छा पढ़िए। तो कहने का मतलब ये, व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर चाहे तो लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। याद एक बात समझ में आ रही? अब एनर्जी के फॉर्म अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं। ठीक है, हम लास्ट में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताओ, जो हमारे सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है वो ओवरऑल पढ़ना है कि एनर्जी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एनर्जी का टाइप्स बताना शुरू करें तो सबसे पहले अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूंगा, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ध्यान दीजिएगा भाई, टाइप्स ऑफ एनर्जी 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है जिसे कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो हमारा होता है, ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी which is possessed by the virtue of its motion, the energy which is possessed by virtue of its motion, ऐसी एनर्जी जिसमें मोशन इंक्लूडेड होता है, यानी वह एनर्जी जो मोशन की वजह से हो रही है ना, ऐसा मोशन की वजह से होने वाले कॉन्सेप्ट पे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय द मोशन, या कह सकते हो पोसेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, है ना, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। यानी मैं भी चल रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसमें भी एनर्जी लग रही है। कौन सी एनर्जी लग रही है? काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर कुछ वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर के बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्त हाफ mv², जिसमें m का मतलब क्या होता है? m का मतलब है
मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है भाई? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर मैं अब चल रहा हूं या मैं दौड़ रहा हूं तो भाई मेरा खुद का अपना क्या होगा? कुछ ना कुछ मास होगा। और दौड़ने या भागने की अपनी क्या होगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। आगे बात करते हैं एनर्जी के बारे में और बात करते हैं। ये जो एनर्जी होती है कैसी होती है? स्केलर है वेक्टर? तो बच्चों को बताओ, एनर्जी जो होती है वो हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर समझते हो ना? स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है क्या? बताओ। स्केलर का मतलब होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जिनके पास सिर्फ सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को मेजर किस में कर रहे हैं? तो वो होता है जूल में। किस में होता है भाई? जूल। 1 जूल, 2 जूल, 5 जूल, ये हमारी एनर्जी की यूनिट। और खासकर ये जो यूनिट है वो एस आई यूनिट है। कौन सी है? अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एस आई यूनिट। एस आई यूनिट जो होती है वो जूल होती है एनकेएस में, और सीजीएस में तो अर्क हो ही जाती है। ठीक है। धीमे धीमे भी आप जानेंगे कि यूनिट को भी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। एक आपका एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है, एक एफपीएस होता है। ठीक। एमकेएस, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड और सेकंड। यहाँ पर जो सिस्टम होता है ये आपका एमकेएस में। ठीक है। ये यूनिट जूल जो लिखी जाती है वो किस में होती है? वो एमकेएस में होती है। और यदि मैं सीजीएस की बात कर लेता हूँ, ठीक है, सीजीएस में जो होती है वो होती है अर्ग। क्या होती है भाई? अर्ग। सीजीएस ये होती है हमारी अर्ग। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में इतनी ही बात है। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हर जगह कौन सी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी आ रही है। और डायग्राम के माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? एम। ये आगे की ओर भाग रहा है या दौड़ रहा है, वेलोसिटी कितनी है? वी। तो अब आगे की ओर भाग रहा है तो भागने दो। अब भागने में क्या लगेगी? एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर का। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक कहीं समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो काइनेटिक के बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पोटेंशियल के बारे में। तो हम लोगों ने भी बात करी है काइनेटिक के बारे में। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। ध्यान दीजिए। तो पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेशनरी, या कह सकते हैं वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, मोशन में नहीं होता है, रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी पे होता है, उस समय जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी कही जाती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम लोग कभी कभी स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। स्टोर्ड एनर्जी। बात समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो भाई बैठे रहने पे भी कुछ ना कुछ क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो बैठे हुए व्यक्ति के पास जो एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल। आप लेटे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई कार है वो रुकी हुई है, कुछ भी स्टेशनरी है, कुछ भी रेस्ट है, तो रेस्ट पोजीशन जब आ जाती है उस समय जो एनर्जी आती है वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी के कंसीडर में कही जाती है। ठीक है। तो ये हो गया स्टोर एनर्जी।
अब इसके बारे में क्या क्या बातें होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है एम जी एच। क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच। जहां पर आपको बता दूं एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है भाई? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जी का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और एच का मतलब क्या होता है? हाइट। ठीक, हाइट की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो एम जी एच के बारे में बात की जाती है। कई जगह पे बात की जाती है, कई के अलग अलग तरीके से बात की जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के बराबर एम जी एच। क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का भी जो यूनिट होता है, यहाँ पे ध्यान दें, अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो ये भी कैसा होना चाहिए? ये भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। आगे बात करेंगे एस आई यूनिट। ध्यान दीजिएगा, एस आई यूनिट के बारे में अगर बात करते हैं, चाहे वो पोटेंशियल हो और चाहे वो काइनेटिक हो, इनकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है। तो क्या होती है? वो होती है जूल। मैं अभी आपको बता चुका हूँ। एम के एस में जूल होता है और सी जी एस में क्या होता है? सी जी एस में अर्ग होता है। तो ये इसकी यूनिट होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बताइए। क्लास 9th के लिए पढ़ा रहा हूँ, 11th वालों के लिए नहीं। 11th वालों में डाटा और बढ़ जाएगा। मैं 9th की बात करता हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बताते हैं तो काइनेटिक जो है वो मोशन की वजह से हो रहा है और पोटेंशियल जो है वो रेस्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन टोटल यहाँ पे अगर आपको बात बताना चाहूँ तो आपको बात बताऊंगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ओवरऑल की बात करें या मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आई होप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। इसका मतलब एम ई यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक प्लस क्या होता है? पोटेंशियल होता है। इसी मैकेनिकल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से ही है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ टोटल एनर्जी बराबर लिखना चाहूँ तो टोटल एनर्जी बराबर भी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही होता है। यानी कोई न्यूमेरिकल अगर आते हैं और न्यूमेरिकल में तुमको मास दिया हो, जी की वैल्यू बता दे, वेलोसिटी बता दे, हाइट बता दे, सब कुछ बताने के बाद बोले टोटल एनर्जी बताइए, तो टोटल एनर्जी जानने के लिए आपको एक बार काइनेटिक निकालना पड़ेगा, एक बार पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और दोनों को निकालने के बाद आप ऐसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जिससे हमें टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये इंट्रोडक्टरी वाला ही पोर्शन चल रहा है। ये हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि काइनेटिक क्या होती है और पोटेंशियल क्या होती है। आगे जो इसके बाद का लेक्चर अपलोड होने वाला है उसमें थोड़ा सा पावर और आगे न्यूमेरिकल शुरू होने वाला है। यहाँ तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो थम्स अप करिए, और जो बच्चे सेकंड थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं उन्हें पहला और दूसरा देखना कंपलसरी है। पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीनों समझ में आ जाएगा। ना है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है? तो लगातार जुड़े रहिए। अगला वीडियो अगली क्लास में मिलेगा आपको। यहाँ एनर्जी तक की बात हो गई है, अब हम बात करेंगे पावर की अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, के लिए आ गया हूँ और अपनी सीरीज को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास आपने मुझ पे किया है तो मुझसे कहीं ज़्यादा विश्वास मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रखना है, चीज़ों को बहुत आसान रखना है, लाइफ को बहुत सिंपल रखने का प्रयास करें, बहुत तामझाम नहीं पालना होता है। ठीक है, जितना आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना ध्यान दें उधर, ये भी कर लो वो भी कर लो। हाँ, अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लगातार 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और 3 पार्ट अपलोड होने के बाद क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 की वर्क पावर एनर्जी की बात कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ लिया, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, और अब बात करने जा रहे हैं पावर के बारे में। तो आपका ये 4th पार्ट होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं आपका खराब करूँगा, समय आपका भी कीमती बहुत ज़्यादा है। यानी हम बात करने जा रहे हैं पावर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं। मार्कर में इंक हमारे कम है तो मार्कर बदल लेते हैं, फिर देखते हैं। सॉरी, मार्कर नहीं बदलना था। तो पावर की बात करेंगे तो पावर का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, बात समझिए। रेट का मतलब कोई पैसे वाले रेट की बात नहीं कर रहे। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, उसके पावर में बात कर रहे हैं। यानी कितना समय ले रहे हैं, किसी काम को करने में कितना समय ले रहा है। तो एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ कि मान लो 2 लोग हैं, एक राम और एक श्याम है, ठीक है। राम और श्याम को दोनों को मिलकर के एक काम करना था, दोनों को मतलब सेम काम। जैसे मान लीजिए कि 10 बोरी है आलू की, और 10 बोरी आलू की राम को जो है एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखना है। राम जो है उस 10 बोरी को उठाता है, और उठा करके राम को इस काम करने में 10 घंटे का समय लग रहा है, और शाम को इसी काम को करने में 5 घंटे का समय लग रहा है। अब पता है समय का ज़्यादा कौन ले रहा है? समय तो राम ज़्यादा ले रहा है और श्याम कम ले रहा है, कम ले रहा है। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन टाइम की बात आ रही है। तो भैया ये बताओ, जो समय कम लेगा वो ज़्यादा पावर लिया हो, ज़्यादा पावर का होगा, और अगर ज़्यादा समय लोगे तो पावर भी कम। यानी यहाँ का मतलब ये होता है रेट ऑफ डूइंग, मतलब कार्य करने की दर से होता है। इसका मतलब होता है कि पावर बराबर जो होता है वो होता है वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है भाई? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी P बराबर होता है W अपॉन T। ध्यान दीजिएगा, P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W अपॉन T। कितना कार्य आप कर रहे हैं, कितना काम तुम कर रहे हो और कितना समय ले रहे हो, इनका रेशियो होता है पावर। पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ध्यान रखिएगा, हम जो क्लास 9th में पढ़ा रहे हैं ये मैकेनिकल पावर पढ़ा रहे हैं। कौन सी पढ़ा रहे हैं? मैकेनिकल। अदरवाइज पावर भी कई प्रकार की होती है, मैकेनिकल भी होती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है, और भी चीजें होती हैं। तो 9th के बच्चों को थोड़ा थोड़ा बेसिक सा शुरू करना पड़ता है। अचानक से मैं उठा करके पटक कर रख दूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ, पता है समझ में नहीं आ रहा, सारा कॉन्सेप्ट खराब हो गया। तो सारा कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना, आराम से पढ़ना है। तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन के बारे में अगर बात करें तो इस फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे पावर बराबर तुमने पढ़ लिया था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू एस अपॉन टी भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या लिखा है? टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी नहीं होती है? बिल्कुल होती है। यदि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, क्या एफ डॉट वी नहीं हो सकता है? इसका मतलब ये बताओ कि पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यही तो फिजिक्स होती है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है, बाकी बनने के लिए तो बहुत कुछ बन सकता है। F बराबर m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, W बराबर mg होता है, बहुत सारी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सब घुमा फिरा के निकल के चला आता है। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला निकल के आता है। आगे पावर को नापेंगे किसमें? जैसे एनर्जी को जूल में नाप रहे हैं, वर्क को हम जूल में नाप रहे हैं, तो पावर को भी किसी में नापेंगे। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो यहां देखिए, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? किसी को मालूम है? पावर को किसमें मेजर करते हैं? पावर को मेजर किया जाता है वॉट में। किसमें मेजर करते हैं? वॉट। देखा होगा हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आते हैं, बल्ब आता है, फैन आता है, कूलर, टीवी, ऐसा, उसे बताते हैं
कि 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का हीटर है। तो ये जो वाट बोलते हैं ये पावर की बात करते हैं, खासकर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात होती है। तो यहाँ पे पावर की जो यूनिट होती है वो हमारी वॉट होती है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ, तो डिटेल में बात करने का मतलब समझिए, पावर का कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, कम ज़्यादा ही। तो एग्जाम्पल में आप समझिएगा कि क्या क्या कन्वर्जन होते हैं, यूनिट्स ऑफ पावर में बात करेंगे। ये देखिए, अगर कहीं लिखा है 1, अगर कहीं पे लिखा है सपोज समझिएगा, तो बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि 1 अगर कहीं लिखा है, ठीक है, 1 मेगावाट, मेगावाट से पहले आप किलोवाट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट का मतलब होता है मेरे दोस्त 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट। 1000 वाट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 10 की पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं, कि सब एक ही निकल के आता है, बस कन्वर्जन के लिए ध्यान रखना होता है। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 मेगावाट, ध्यान रखिएगा मेगा लिखा है, तो 1 मेगावाट का मतलब होता है दोस्त 10 की पावर 6 वाट। क्या होता है? 10 की पावर 6 वाट। 10 की पावर 6 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, यानी कितना होता है? 10 लाख। बस समझ में आएगा, इतना वाट होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे चल के यहाँ निकल के आता है अब बड़ा पुराना फेमस 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर की बात करते हैं तो इसको एचपी के नाम से भी शॉर्ट टर्म समझते हैं कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वॉट। बहुत सारे बच्चों को ये याद रहता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। यानी चीजों को समझना चाहिए क्या हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का मतलब जिस हिसाब से हमारे घरों में मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तो लगा ही होगा, चोरी तो कर नहीं रहोगे, नहीं कुछ लोग हैं, है ना, कटिया मारना तो है, कुछ लोगों क्या हो रही होगी, ठीक। तो बात वहां पे नहीं लेके जाएंगे, यही कहते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं। तो सपोज दैट आपके घर में मीटर लगता है, ये देखिए 1 किलोवाट आवर लिखा होता है कहीं, अगर कहीं पर 1 किलोवाट आवर लिखा है, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट, 5 लिखा हो, तो क्या मतलब होता है? 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि सबसे पहले तो लिखिए 1 किलो, 1 किलोवाट का मतलब, हावर्स मतलब टाइम, टाइम हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड। तो 1 घंटा लिखा है, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है सब जानते हैं, 60 इंटू 60 की बात हो रही है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये हो गया 1000 और ये हो गया मेरे दोस्त 3600, ये निकल के आ गया। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 3 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये निकल के आ गया। अब ध्यान रखने वाली बात है कि साइंटिफिक नंबर की बात होती है तो इसको लिखा कैसे जाता है? हम चाहते हैं तो इसको 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। साइंटिफिक नंबर का जो मेन पोर्शन ये होता है, कहा जाता है कि पहली संख्या के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो अभी यहाँ डेसिमल नहीं, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बात समझ में आ रही है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। यहां तक बात समझ में आई है। और ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कितनी पावर हम खरीद रहे हैं, कितनी पावर हम बेच रहे हैं, यूनिट जिसे कहते हैं, सब बिजली का बिल वगैरह वगैरह सारी बातें आती हैं। यहाँ तक बात समझ में, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा कई बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस लेक्चर इज ओनली बेस्ड फॉर क्लास 9 के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, सारी चीज लगाएंगे। 11th वाले में 11th का बच्चा पढ़ेगा तो इंट्रोडक्शन तो जान जाएगा, लेकिन है बहुत कुछ,
ठीक है। तो हमारा वर्क पावर एनर्जी यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो शुरू होता है वो शुरू होंगे इनके न्यूमेरिकल। तो ये पार्ट हमारा 4 है और 5th और 6th पार्ट में हम लोग सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और भी सारी बुकें हैं उनके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार है। तो एक बार बच्चे एक बार पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, 1 2 3 4 चारों वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाने के बाद आप एक बार मुझे जरूर भेजिएगा। एक बार मैं आपके नोट्स क्रॉस वेरीफाई चेक जरूर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक करने के बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो लगातार जुड़े रहो, पढ़ते रहो, मन लगाओ, ठीक है। फालतू की चीजों में एंगेज मत हो। आजकल का टाइम बहुत खराब चल रहा है, लोग दिन दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, बहुत समय खराब हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल काम के लिए ही करें और जितना कम से कम उतना फोन का इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी से दोबारा आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ, ठीक है। मैं आपका मयंक सर, आई होप सो आप सभी पढ़ रहे होंगे, लगातार जुड़े हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बच्चों का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे फीडबैक मिलना शुरू होते हैं कि हाँ सर आपका पढ़ाई का थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो लगातार जुड़े रहेंगे। क्लास 9th वालों बच्चों की बात करेंगे, 9th वालों बच्चों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और हम वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। लगातार न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी लास्ट में अभी आ जाएगा। आज जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइंड मैप बना दूँ, ठीक है। माइंड मैप बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये बनाना खुद से आना चाहिए। अगर ये खुद से बच्चा बना लेगा ना तो समझिए कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर उसको अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि माइंड मैप। अब इसको चाहे आप माइंड मैप के नाम से समझिए, चाहे फ्लो चार्ट समझिए, चाहे जो समझिए, बस आना चाहिए ये समझिए। तो चैप्टर है तुम्हारा वर्क पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ। चैप्टर का जो नाम है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी की जब बात करते हैं तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद बीच में उन्होंने नहीं, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट लिया था। सबसे पहला पार्ट हमारा वर्क हो जाएगा, फिर पावर हो जाएगा, फिर एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्क के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम वर्क की स्टार्टिंग शुरू करते हैं, ठीक है, बात शुरू करते हैं वर्क के बारे में। तो इंक रिफिल कर लेता हूँ, सॉरी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क के बारे में। व्हाट इज वर्क? तो मैंने आपको पहले बता रखा है, ये वर्क बराबर होता है, इट्स अ प्रोडक्ट होता है। क्या होता है ये तुम्हारा प्रोडक्ट होता है। किसका? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी इसके बारे में सारी बात लिखने जा रहे हैं। यानी W बराबर होता है F इंटू एस, यानी F इंटू एस होता है, ठीक है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अपने आप में ये एक कैसी क्वांटिटी होता है? अपने आप में ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है भाई? वर्क अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वर्क को किस में मेजर किया जाता है? ये SI यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो SI यूनिट यहाँ पर होना चाहिए, न्यूटन मीटर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स किस में नापी जाती है? न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट नापा जाता है मीटर में। तो ये होता है न्यूटन मीटर, या इसको हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं। इसको वर्क को हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। साधारण क्लास 9 की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगला टॉपिक मिलता है आपको टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वर्क जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक। सबसे पहला होता है तुम्हारा पॉजिटिव वर्क, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तुम्हारा क्या होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है? नेगेटिव वर्क होता है। और तीसरा लास्ट तुम्हारा जो होता है वो होता है जीरो वर्क,
यानी वर्क के बारे में तुम्हारे पास इतना ही है। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर का माइंड मैप है, लेआउट है कि हमें कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है, क्या क्या हमें आना चाहिए। ठीक है, कितना वर्क के बारे में तुम्हारे पास निकल के आता है। और ध्यान रखिए हमें इन तीनों के एग्जाम्पल्स अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में, चाहे तो बात कर ले चाहे तो हम पावर के बारे में बात कर लें, जो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है पहला पोर्शन हमने वर्क के बारे में बात किया, दूसरा पोर्शन हम एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ध्यान दीजिएगा, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी या कह सकते हो, या एबिलिटी भी कह सकते हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है। बेसिकली जो तुम्हारे सिलेबस में है तुम्हारे पास, वो एनर्जी दो प्रकार की होती है। यानी शुरू करते हैं, एनर्जी को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया। यानी अगर मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी के केस में यहाँ पर दो टाइप के बताया गया है। पहला जो होता है वो बताया गया है काइनेटिक। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? काइनेटिक। और दूसरा जो बताई जा रही है वो बताया जाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं तो चार्ट को चार्ट की तरह ही बनाएंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ड्यू टू मोशन, ये एनर्जी मोशन की वजह से होती है। और ये जो होती है ये रेस्ट पोजीशन की वजह से होती है, या तो उसको स्टोर्ड एनर्जी भी कहा जाता है। इसको स्टोर्ड एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, आज आपको शायद मेरी पीठ ज्यादा दिखेगी क्योंकि सारा काम बोर्ड पर बात कम कर पाऊंगा। ठीक है, पहले इसको बना लूं बढ़िया से, उसके बाद बात करता हूँ। ठीक है, तो मोशन सब साथ में कंपेयर करके चल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के डॉट ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ पोटेंशियल का, तो पी डॉट ई बराबर होता है एम जी और एच। हाफ एम वी स्क्वायर जानते हो, एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी, और एम जी एच में क्या होगा? एम का मतलब मास, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच का मतलब क्या हो गया? हाइट हो गया। ये दोनों के फॉर्मूले। अब ध्यान रखिए दोनों को मेजर करने की यूनिट भी क्या होती है? सेम। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा एस आई यूनिट की, तो अगर मैं बात करता हूँ एमकेएस सिस्टम में, सॉरी ये देखिए, अगर मैं एस आई यूनिट के बारे में बात करता हूँ तो एस आई यूनिट जो होती है वो दोनों की बता रहा हूँ, यहाँ पर हो जाती है जूल। अगर एमकेएस की बात करते हैं तो जूल में मेजर किया जाता है, और सीजीएस की बात करेंगे तो अर्ग में मेजर किया जाता है। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो दोनों की मैंने आपको क्या बता दी है? एस आई यूनिट बता दी है, और इनके बारे में डिटेल में तो आप चैप्टर में पढ़े ही हो। तो ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिए यहाँ पे बात बताई गई है टोटल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो मैकेनिकल क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। ध्यान रखिए कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होता है। ये तुम्हारा एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का अलग से पूरा चार्ट बना दूंगा, अलग से पढ़ा दूंगा। यानी आप चाहें यहाँ पे हम लोग अलग से पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक, तो वो सारे पार्ट यहाँ पर पढ़ा दिए जाते हैं। इनका एक अलग से मैं चैप्टर बना के तुम्हारे पास इंक्लूड कर दूंगा। अब यहाँ पर आता हूँ उसके तीसरे वाले सेक्शन में, जिसमें कही जाती है बात पावर की। आई होप, मुझे लगता है आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ पावर की। लाइटनिंग इफेक्ट थोड़ा सही पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है शायद ठीक है, बेहतर है।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पावर की बात करते हैं, तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कहने का मतलब पावर एक रेशियो होता है वर्क डन और टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर पावर का जो फॉर्मूला निकल के आने वाला है, ध्यान दीजिएगा भाई। पावर बराबर होता है P बराबर हो गया W अपॉन T। यानी पावर बराबर क्या हो गया? पावर बराबर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, आगे मैं यूनिट के बारे में बात शुरू करता हूँ, तो ध्यान दीजिए। अगर मैं SI यूनिट के बारे में बात करता हूँ, तो SI यूनिट जो होती है, पावर जो मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है वॉट में। किसमें मेजर किया जाता है? वॉट में मेजर किया जाता है। और अगर कई सारे कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, तो एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं, वो सारे इसी के पार्ट में से निकल के आते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट का मतलब होता है 10 की पावर 3 वॉट, या आप इसको कह सकते हैं कि 1000 वॉट भी कहा जा सकता है। अगर कहीं पे लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा, पूरी बात समझिएगा। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 मेगावाट, 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 6 वॉट होता है, मतलब 10 लाख वॉट के आसपास चला जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। ये कन्वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, तो न्यूमेरिकल में कुछ पावर जो होती है वो किलोवाट में, मेगावाट में या हॉर्स पावर में दी जाती है, उसके हिसाब से बात करते हैं। और तीसरा और लास्ट जो था हमारा, वो ये था कि अगर तुमसे पूछा जाए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, तो कॉमर्शियल यूनिट पावर किलोवाट आवर होती है, जिसमें मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल निकल कर आ गया था। यानी क्लास 9, ध्यान रखिएगा, इसको मैं सारे लेक्चर्स में अपलोड करता हूं, तो मैं आपको जरूर बताता हूं कि कौन सा वीडियो किस क्लास के लिए बना है। होता क्या है कि देखते तो सभी ये जानकारी सबको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, जानकारी तो है, लेकिन कोर हमारा लेवल जो होता है पेपर सेट करने का, ये जो पढ़ाने का लेवल है, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। अब 9th के बच्चों को मैं 11th का नहीं पढ़ाऊंगा, और 11th के बच्चों को मैं 9th का नहीं पढ़ाऊंगा। 9th को 9th के हिसाब से, 10th को 10th के हिसाब से, 11th 12th को उनके हिसाब से ही पढ़ाया जाता है, तब जाके एक्यूरेट रिजल्ट निकल कर आता है। नहीं तो पढ़ते 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 बहुत ज़्यादा मर्जर हो जाता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का हमारा माइंड मैप है क्लास 9 के हिसाब से, वर्क, पावर और एनर्जी का। तो अच्छे से माइंड मैप देख लीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, मुझे फीडबैक चाहिए आप सभी का, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। लगातार जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि सर आपका वीडियो कल रात को मैंने देखा था, पढ़ा था, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए। गुड नाइट।